इससे नहीं मिलेगा। अच्छा आप मेरी बात अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कोई वैल्यू सर्च की कैसे कैसे अच्छा चलो पहले मुझे बताओ कि एक तरीका तो बड़ा आसान है लॉग एन वाला। मैं हर क्योंकि हर अरे सॉर्टेड है तो मैं मैं हर रो पे जाता हूँ उस पर बाइनरी सर्च सॉर्टेड होना चाहिए चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग मॉडल में ठीक है तो बस उससे फ्लिप हो जाएगा इधर जाना है इधर जाना। तो पहला पार्ट तो बड़ा आसान है अब सवाल है कि वो फैन में क्या बताएं सर वो मैट्रिक्स के सेंटर वाली वैल्यू को सर्च करें अगर वो सेंटर वाला सर्च करें पहले शुरू ये एक मिनट जो अपना चावल मारी वो देखते क्या करते हैं। अच्छा ये मेरी मैट्रिक्स है मैं इस मैट्रिक्स के एंड मिडिल में जाता हूं ठीक है। अच्छा यहां पे लेट्स है वैल्यू पड़ी हुई ठीक है और जो वैल्यू मैंने ढूंढी थी चले बात वो वैल्यू थी लेट्स से 100 हां अब वो कहां कहां हो सकती है बड़े सवाल का वो ऊपर हो सकती है ना एक मिनट सिर्फ ऊपर हो सकती है लेफ्ट जितना डायगोनल बनेगा ना उसके सारे सर मुझे बताएं अगर यहाँ पे पड़ेगी 50 है ना मुझे बताएं इससे नीचे हो सकती है और अगर इससे नीचे नहीं हो सकती तो ये इससे पीछे भी नहीं हो सकती इस पोर्शन में भी नहीं हो सकती इधर भी नहीं हो सकती इधर भी नहीं हो सकती इधर भी नहीं है ये पूरा और इधर भी नहीं हो सकती ये पूरा पोर्शन निकल गया है ना हाँ डायगोनल नहीं होगी उधर हो सकती है ऊपर ऐसे नहीं हो सकती नहीं दूसरा है इस तरह वहां हो सकती है और अब आप फंस गए आप कह रहे हैं यहाँ पे यहाँ नहीं पता हो सकती है नाउ यू आर इन ट्रबल यू कैन नॉट गैस कि वो इस पोर्शन में इस पोर्शन में इस पोर्शन आप बचिए सर हमारे पास एक रो कॉलम हाँ जी एक मिनट लास्ट में हाँ जी बोले सर हम स्टार्टिंग रो से स्टार्ट करें हमारे जो वैल्यू से चेक करें कि वो इससे बड़ी है या छोटी है तो अगर मतलब फर्स्ट पे खड़े और हमने वैल्यू सर्च करी थी 100 और वहाँ पड़ी है 200 तो जाहिर बात है उससे छोटी होगी तो हम उस रो के अंदर आगे सर्च करना स्टार्ट करें रो लग जाए और अगर उस तरह हो अगर हमें वहाँ मिलता तो हम उसके अंदर अगर वो डाटा उससे बढ़ जाता है क्या काम हो इससे बेहतर काम तो पहले कर चुके हैं ये जुरेद जो बात की गलत है जुरेद तो कह रहा है कि मैंने पहली वैल्यू को देखा जो कि मैक्स है मैक्स है इसके इधर भी छोटे पड़े इधर भी छोटे पड़े तुम क्या बात कर रहे हो सर इसके बाद हम उसके रो के अंदर सर्च करने लगे तो पहले रो में चेक करें फिर चेक करें फिर आगे नेक्स्ट कॉलम पे तुम इधर भी चेक करोगे इधर भी चेक करोगे है ना तो इधर भी चेक करोगे इधर चेक करोगे तो होता है इसको करोगे इससे बेहतर पहले कर चुके हैं वो तो मैन लॉग है उससे बहुत बेहतर कर चुके हैं जी सर तो हमारे इसमें चलें हम दरिया हाँ दरिया का कहता हम भी डायगोनली चलते हैं ये भी बचेगा हाँ जी ये वैल्यू इससे छोटी है वो कहता है यार मैं इससे कंपेयर करता हूँ अगर वो वैल्यू इससे छोटी है तो हो नहीं सकती वो तो वैसे चलो कुछ ना कुछ तो किया है हाँ अगर वो हम तो तुमसे बेहतर ही किया अच्छा अगर वो इससे छोटी है तो फिर तो हम बातचीत हो हाँ जी अब इससे बड़ी है आप अगर से बड़ी है क्या करें डायगोनल में चला जाए अगले चलो जी डायगोनली चलेगा ये ऊपर और अच्छा आप क्या करें अब वो चेक करें अगर तो वो इससे छोटी है तो डेफिनेटली या तो एक इस तरह पड़ी होगी या नीचे पड़ी होगी बेस्ट केस में दोबारा बताओ बात मतलब कि अगर तो वो इस वैल्यू से एक मिनट ये इसकी देखना होता है इससे वो बड़ी है आगे इससे बड़ी है हाँ देन तो ऊपर आ जाओ ना हाँ हाँ आ जाओ ये लीड कर रहा है हमजा के पास एक मिनट हाँ जी देखा हाँ जी इससे बड़ी वैल्यू बहुत ऊपर आ जाओ करते करते मिडिल में आए नहीं एक मिनट है अगर एक मिनट वाजी क्यों नहीं बचे कैसे बता क्योंकि तुम्हें नहीं पता अगर वो सेल इससे बड़ी है तो इस पूरे पोर्शन में लाइक करती है या इस पोर्शन में लाइक करती है या इस पोर्शन में मेरी बात पूरी हो गई एक्चुअली तुमने बात की कोई बड़ी बात नहीं थी तुमने हमजा को ही एक्चुअली फॉलो किया सर लेकिन वो हमजा डायरेक्टली वहां पहुंच गया था तुम आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचे सर मेरी अक्सर पूरी करनी है हां जी जुरेज सर हम ये कर सकते हैं मैं 3 वैल्यूज एट द फ्रंट उठा रहा हूँ सबसे बड़ी सेंटर वाली और सबसे छोटी एक सेकंड सुन चलो हम सबसे सेंटर वाली सबसे छोटी वाली की रेंज चेक करते हैं सबसे बड़ी और उससे वाली की यार उस तक कर दे करो तुम अगर सर
अब जिनके दरमियान की रेंज के अंदर वो लाई करता है तो उस रेंज के अंदर उसके सेंटर वैल्यू उठाते हैं, फिर उसके अंदर से देखते हैं कहाँ है। फिर उसके तुम बाद बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुम जो कह रहे हो वो गलत हो, ठीक है? मैं I can come up with a counter example जिसमें तुम कह रहे हो वो भी मतलब मैं बता दूंगा, ठीक है? वर्क आउट के वो क्या कर रहे हो? अच्छा एक बात सुनो, whenever you come up with solution you should always try, you should work in two ways. एक तरीका होना चाहिए सोल्यूशन फाइंडर का, दूसरा होना चाहिए शैतानी मोड, ठीक है? शैतानी मोड क्या है कि भाई तुमने कहना हाँ, नहीं जी ये तो मैंने गलत प्रूव करना ही वाला है। तो ना हमारे ना दिमाग ना दो तरीकों से चलता है। एक चलता है जब तुम खुद काम कर रहे हो, है ना, तो वो हमेशा कहता है यार इसको ऐसे ऐसे करके ना मैं कर लूँ, है ना। जब आप अच्छा दूसरे में एक होता है एवेल्युएशन मोड है। अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने आइडिया बताया ना, तुम कभी भी नहीं कहोगे वो ठीक है, वो अगर इसकी गलती है ना, मैं इसको गलत प्रूव कर दिखाता हूँ। तो ये होता है एनिहिलेटर मोड। आप फौरन एनिहिलेटर मोड में चले जाए। आप समझें कि आपका सबसे करीबी दोस्त जो हमेशा आपसे नंबर ज़्यादा ले जाता है, आप उसे कहें कि अलग से कि उसने एक सोल्यूशन बनाया और मैं इसको बचाता हूँ, ठीक है? तो आप उसे फौरन रिव्यू देगा ये गलत है, ठीक है? किसी काउंटर एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करें जो मैं अभी आपके सामने कर रहा था, ठीक है? अच्छा जी बात सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ। अब हिंट ये, look at it instead of looking at this corner or this corner, look at this corner. Okay, let's look at this corner. लगता बड़ा अजीब सी बात है कि मैं इस कॉर्नर को क्यों देखूं? तो देखो उधर। अच्छा, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी है, मैं लेट्स से कहता हूँ यहाँ पे 50 पड़ा, ठीक है? अच्छा, अब जो वैल्यू मैंने सर्च करी थी वो कितनी थी? 100, ठीक है? अब मेरी बात को वापस because we know that the values are increasing from bottom to top, we can do something very special. अगर ये वैल्यू 50 पड़ी हुई है, ये वैल्यू 100 पड़ी हुई है, can it be in this column? No. हम क्या करते हैं? हम इस कॉलम से इस कॉलम में बात सुनाई? अच्छा एक बात और भी सुनिए, अगर यहाँ पे वैल्यू पड़ी होती फॉर एग्जाम्पल 500, आप क्योंकि ये 500 पड़ी है, should we look into this column? Row? Not at all. We should actually move down. है ना? Everybody understand? Everybody understand this? Yes. Think about the algo by yourself. Look on the head. ठीक है? Instead of looking at these corners, try to look at either this corner or this corner. ठीक है? Everybody understand the question? Everybody understand the question? जी. सर इसलिए भी सर जो हमारी या तो रोज वगैरह कम होगी सर, उस पर रिकर्सिव नहीं लगा सकेंगे क्योंकि फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। जी पहले बात सुने जी, बात सुने सर अगर प्लीज बात सुने। मैंने कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स यूज की n/n स्क्वायर, तो क्या हुआ? हमने हमारा ताल्लुक नहीं है। प्लीज बात सुने जी, बात सुने। मैं कह रहा हूँ ये हमारे एल्गो के अंदर जो हमने अभी आइडिया सोचा है, इसका रोज कितनी है, कॉलम कितनी है, इससे फर्क नहीं पड़ती, ठीक है? हमने बस ये नीचे ऊपर आते जाना, और जिस बाद में एक दफा अगर एक रो स्किप हो गई तो वापस ऊपर नहीं जाएगा, ये बात याद। खैर जी, थिंक अबाउट इट कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, और ये मैंने प्रोग्रामिंग कंपटीशन में उठाया था, उनके लिए रिक्वायरमेंट पता क्या था? प्लीज बात करें। ये मैंने हैकर रैंक के प्रॉब्लम था, उनमें से मैंने एक प्रॉब्लम उठाया था, और उसमें ना जो इम्पोर्टेंट बात थी उन्होंने ना इसके ऊपर लिखा था। बहुत सारे लोग ये आराम से करेंगे। अब एक तरीका ये होता है बाद आप ट्रेवर्सल मारे निकाल लें, वो कहते हैं नहीं, हैकर रैंक पे अक्सर जब आप कोडिंग करेंगे ना, तो अगर आप हैकर रैंक एक बड़ी साइट है, उसमें आप काफ़ी प्रोग्रामिंग कंपटीशन वगैरह अरेंज करवा सकते हैं। उनमें ना उन्होंने क्या किया होता है कि ना कहते हैं हाँ भाई ये फंक्शन फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम लिखें, इस प्रोग्राम में ये काम है आपको करके दे दिए, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग द मैट्रिक्स वाला काम आपने कर दिया, ठीक है? और वो कहेगा हाँ भाई इसके बाद आप कोड लिखो। यानी कि रीडिंग के बाद जो सर्चिंग का काम है ना, ये काम असल में हम देखना चाहते हैं। इसे आपको समझ में आ गई बात? और आपको कहते हैं कि तुमने जो भी कोड लिखा होगा वो हम चला देंगे, ठीक है? अब अगर तुम इसको फ्लैश सर्च मारो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी,
वो एक्चुअली n स्क्वायर टाइम कितना टाइम लेगी? इतनी मैट्रिक्स रखी बिलियन बाय बिलियन की मैट्रिक्स उन्होंने पीछे ब्रैकेट में रखी हुई है, तो वो बिलियन टाइम लेगी वो, और उन्होंने पीछे टाइमर लगाया होता है कि 1 सेकंड से ज़्यादा अगर इसने टाइम लिया वो जा देगा, आएगा वो मैसेज लिखा हुआ आएगा टाइम लिमिट एक्सीड, भाई कर ले, हाँ रन आउट ऑफ टाइम और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो प्रॉब्लम हमने अभी देखा है, ये एक्चुअली इस चीज़ को चेक करता है कि एक्चुअली आपने ऐसा कोड बनाना है जो कि जिसमें आप रन आउट ऑफ टाइम ना हो। बात सुना एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा जी, I will discuss it in the last portion of my class अगर हमें टाइम मिला तो मैं ये टाइम कम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में other than perhaps this last question आपको ये आराम से कर लेना चाहिए। The only catch is कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप प्रोग्राम इसकी कैसे निकालें और इस फंक्शन में एक्चुअली आपने f1 को कॉल किया, अगर आप f1 को कॉल करें इस लाइन की कम्प्लेक्सिटी कितनी है, उस फंक्शन कितनी कम्प्लेक्सिटी है, ये बात याद रखिए। और फिर जब आप ये c दफा कॉल करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर c कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, लेट्स से n स्क्वायर, तो ये c n और लेट्स से वो c जो रिटर्न दो चीजें, एक है वो टाइम कितना लेता है, एक बार c में वैल्यू क्या है, c में जो वैल्यू आएगी ये बताएगी कि कितनी दफा निकल लूप है और वो कितनी दफा वैल्यू निकाल के वो कितना देर में आई है, वो इस लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ये बात सुना? तो हम क्योंकि इंटरेस्टेड है ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी में, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस लाइन की कम्प्लेक्सिटी कितनी है जो इस f1n के को कॉल करने पे जो लगती है, और जो वैल्यू आ रही है वो c में आ रही है और वो यहाँ पर रिप्लेस हो ये देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, लुक एट द बोर्ड। ओके, मैं यहाँ पे बेटा एक इंटीजर f1 लिखता हूँ, इसमें एक इंटीजर n पास होता है और लेट्स से ये एक फॉर लूप लगा हुआ है, I is equal to 1, I is less than n multiplied by n, और ये है I plus। आप बता सकते हैं इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगा? n स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पर एक k है वेरिएबल जो प्लस हो रहा है और k is equal to 0 है, रिटर्न ये k नहीं करता बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ k करता है, ठीक है। क्या रिटर्न करता है? अब बेटा मुझे बताएं कि इस फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है? n स्क्वायर, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है कि रिटर्न उसका स्क्वायर यानी n कर रहा है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है इंटीजर f2 और मैं कहता हूँ उसकी मुझे कम्प्लेक्सिटी बताओ, और ये कहता है लेट्स से ये t वेरिएबल बना होता है और इसमें सबसे पहले तो f1 n कॉल। अब इस लाइन की कम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऐसा n स्क्वायर हो चुकी, हाँ वैल्यू t में क्या आई है, वो n आई है। और आगे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, ये देखिए बहुत सारी बात है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ मैं लिखता हूँ I is equal to 1, I is less than or equal to t, I plus plus। ये लूप कितना चलेगा? ये लाइन लूप चलेगा n टाइम, तो कम्प्लेक्सिटी कितनी है? n स्क्वायर प्लस n दैट इज o ऑफ n स्क्वायर। बात समझ? इस एल्गोरिथम में कम्प्लेक्सिटी कितनी है? o ऑफ n स्क्वायर। अच्छा एक छोटी सी बात, व्हाट इफ कि मैं ये यहाँ ना लिखता, मैं ये यहाँ एक मिनट जी, एक कोड एक्जेक्टली वही है लेकिन सिर्फ हेर फेर हमने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी है। अब क्या होता है, अब हमें पता है इस जगह पे वैल्यू क्या रिप्लेस होगी, है ना, और फंक्शन जब भी कॉल होता है कितनी कम्प्लेक्सिटी लगा के आता है, n स्क्वायर। हर लूप की आइटरेशन f1n को कॉल करती है, तो अल्दो के इस इंस्ट्रक्शन ये लूप देखें, ये लूप चलता n दफा है लेकिन हर दफा वो n स्क्वायर वाले फंक्शन को कॉल करता है। सो n एक्चुअली n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितनी दफा n स्क्वायर ऐड होगा, n टाइम ऐड होगा, दैट बिकम्स o ऑफ n क्यूब। सो इस एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी कितनी है, o ऑफ n क्यूब। सो एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर फंक्शन आमतौर पे नहीं लिखे जाते, कंडीशन में आप अगर आप फंक्शन कॉल करेंगे तो उसकी कंडीशन जो है वो कम्प्लेक्सिटी वो जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा कम्प्लेक्सिटी उसकी आएगी। ये बात सुनाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये एनालिसिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप प्रोग्राम में कई दफा फाइल हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने अक्सर देखा स्ट्रिंग
स्ट्रिंग ट्रेवर्सल का अगर आप कोड लिखे ना तो आपने अक्सर यहाँ पर लगाया होता है I इज इक्वल टू 0 से शुरू किया, I इज लेस देन strlen स्ट्रिंग लेंथ और आप उसमें उसका पॉइंटर भेजा। एक्चुअली वो O ऑफ n दफा नहीं चलता, वो O ऑफ n स्क्वायर दफा चलता है, ठीक है। तो वो बहुत आई मीन आप किस जगह प्लेस करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। एक्चुअली ये मैंने स्ट्रिंग की एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि एल्गोरिथम में ना एक बहुत खूबसूरत जो ब्रांच है ना एल्गोरिथम की वो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। और उसमें ना आपकी जो हमारे डीएनए सीक्वेंस होती है, जो डीएनए सीक्वेंस होती है दैट होल्ड्स द की ऑफ कंप्लीट बॉडी किस तरह से शेप होगी, और इवन उसमें ये डिटेक्ट करना कि फलानी म्यूटेशन तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल्स को डिटरमिन करना है कौन सा पार्ट उसके डीएनए में ऐसा है जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर वो ढूंढना हो तो उस वक्त उसमें हमारी जो एक डीएनए की सीक्वेंस होती है वो छोटी नहीं होती, वो एक्चुअली मैं मजाक ये मैं कहता हूँ 1 बिलियन लेंथ की मेरी स्ट्रिंग हो और डीएनए हमारा जो है वो 1 बिलियन नहीं 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग है, और उसमें से हमने वो ढूंढना होता है कि कौन सी म्यूटेशन में कैंसर पैदा करेंगे या कौन सी म्यूटेशन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। तो बायोलॉजी की प्रॉब्लम एक बड़ी मशहूर है ना, ये एक कहावत है जो कि आमतौर पे कही जाती है कि मैथमेटिक्स शायद बनी थी फिजिसिस्ट के लिए, कंप्यूटर साइंस एक्चुअली बनी है बायोलॉजिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इतने बड़े बड़े सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए में, जब आपने चेंजेस देखनी होती हैं, जो केमिकल चेंज हो रही थी वो केमिकल चेंजेस में एक्चुअली बैक एंड पे जाके स्ट्रिंग बन जाती है, और फिर उनके साथ हमने जब ये सर्चिंग वगैरह के काम करने होते हैं तो स्ट्रिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि वहाँ पर अगर आप बिलियन स्क्वायर की बात करना शुरू कर दें तो आपको गए काम से, समझे। और वहाँ पे अगर आपने इस तरह का कोड लिखा हो तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज ये आपने केयरफुली देखना है। अच्छा भाई बताइए, ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 है इसका नाम है डिटरमिनेंट निकालना है आपने n क्रॉस n मैट्रिक्स का। ये मैंने डिस्क्रीट में डिस्क्रीट की हमारी क्लास में मैंने डिस्कस किया था, मैं इसका लिंक वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि अगर ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और अगर उसका रिकर्सिव सोच रहा हूँ तो अगेन आइडिया बड़ा सिंपल है, प्लीज बात सुनें। आइडिया बड़ा सिंपल है, आप एक मैट्रिक्स की शायद छोटी सी क्लास बना लें जिसमें आपने या वेक्टर ऑफ वेक्टर रख लें। वेक्टर ऑफ वेक्टर इज वेक्टर ऑफ इंटीजर विल बी मैट्रिक्स, क्योंकि वेक्टर ऑफ इंटीजर इज 1 रो। अगर आप वेक्टर ऑफ इंट कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्चुअली यू आर सेइंग कि हर एंट्री उसमें एक वेक्टर है, तो वो एक्चुअली बैक एंड पे 2 डायमेंशनल अरे हो जाएगी। और अब आप एक बड़ा खूबसूरत सा काम कर सकते हैं कि जब n क्रॉस n मैट्रिक्स का अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना है तो एक्सपैंड बाय रो होता है या एक्सपैंड बाय कॉलम होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक्सपैंड बाय रो कर रहे हैं तो जिस इंडेक्स पे आप बैठे हुए हैं वो 0th रो तो हमेशा गायब होगी, और फिर वो वाला कॉलम उड़ेगा और क्या होगा, जिस तरह हमने कॉपी फंक्शन लिखा था इस तरह यहाँ पर भी एक कॉपी फंक्शन लिखना पड़ेगा जो एक नई मैट्रिक्स बनाएगा। कितने साइज की? नहीं, अगर n में n की बात कर रहे हैं तो वो n-1 बाय n-1 की मैट्रिक्स बनाएगा। बाबा जी को हम कहेंगे उसका डिटरमिनेंट ला के दो, और वो जो डिटरमिनेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू से जिसके थ्रू आपने एक्सपेंशन है ना, और उसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई। आप वो वीडियो देखेंगे आपको आराम से समझ आएगा, ठीक है। Alright, problem number 6 I am not discussing because this is application of merge sort. प्रॉब्लम को समझें, प्रॉब्लम को समझने के बाद आपने खुद करना है, इसके ऊपर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। Right, let's move to problem number 7. जी, प्रॉब्लम नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा कल की ऑब्जर्वेशन है। आपको हमने क्विज लिया था, उस क्विज में सवाल था पिछली दफा जब कल का क्विज था, उसमें मैंने कहा था हमारे पास जीरोज हैं और वंस हैं, और आपने जीरोज सारे लेफ्ट पे फेंकने हैं और वंस सारे राइट पे। किसी ने इसका सॉल्यूशन निकाला था?
ये करेंगे ठीक है। क्या करेंगे इसमें रैंडमली मेरे पास पड़े हुए हैं 1 0 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, सबसे पहले हम इस अरे के अंदर एक ith इंडेक्स रख लेंगे जो इधर पॉइंट करेगा। हाँ ये वाला, इसलिए इसके अलावा कुछ बनाना है जो दोनों तरफ से आते हैं नहीं, वो किसी को और सोचना है दोनों साइड से नहीं, दो साइड नहीं, किसी ने कोई और सोचना है। तो पहले मैं जुरेज का सोचूं बता दूं, वो भी आपने देखना है और कॉम्प्लेक्सिटी देखनी कैसे है। जब लीजिए जुरेज ने जो आइडिया दिया था वो कैसा था, जुरेज हमेशा पुट्ठे तरीके से होता है लेकिन उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। अच्छा, जुरेज ने जो आइडिया दिया था वो ये था, वो कहता है यार मैं लेस करता हूँ, मेरा एक है लेफ्ट इंडेक्स, अभी राइट नहीं, कोई राइट नहीं, ठीक है। वो कहता है ऐसा करो, जब तक 0 मिलता जा रहा है ना आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही 1 मिले रुक जाओ, ठीक है, जैसे ही 1 मिले रुक जाओ। अब ऐसा करते हैं, अब इस इंडेक्स से आगे हमारा एल आई है वो यहाँ, वो कहता है इससे आगे 0 कहाँ मिलेगा 0 से? अगर आप देखें यहाँ पे वो इस इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स वो लेके आता है, तो ये है 0 इंडेक्स, जो कि वो किससे आगे ढूंढता है, इस एल आई से आगे ढूंढता है। ये बात सुना? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने फंक्शन नहीं लिखा, वरना आप देखें फाइंड 0 लिख दें, जो मर्जी कर दें, या अगर आपने कुछ जेनेरिक फंक्शन बनाना है तो फाइंड t कर दें, t मींस एक वैल्यू है जो सर्च करनी है, और आप लिख दें फ्रॉम इंडेक्स। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अरे भेज दें और इसको साइज भेज दें और उसको एक स्टार्टिंग इंडेक्स भेज दें। स्टार्टिंग इंडेक्स ये कह रहा है कि इससे आगे सर्च करो, यानी लूप कहाँ से शुरू हो रहा है? नहीं, si से si+1 से शुरू, जो भी इसको फंक्शन में पास है। ये बात सुने? तो ये मेरा फंक्शन है जो क्या करता है, एक लूप शुरू करता है, i is equal to si+1 से शुरू करता है, और i is less than s, और क्या करता है i++, और ये करेगा if, और बाद में एक t वैल्यू होगी जिसको मैं सर्च करूंगा, तो ये करता है if a i डबल इक्वल टू t, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे क्या i, और अगर ये पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाए तो वो क्या रिटर्न कर दे, -1 का मतलब क्या है, तो जुरेज ने आगे दिया था, वो कहता है ये फाइंड t फ्रॉम इंडेक्स कॉल करता है, उसके अंदर ये a भेज देता है, s भेज देता है, और यहाँ पे ये li भेज देता है, और t की जगह वो 0 भेज देता है। ये बात सुना है? ये मैंने फंक्शन अलग क्यों बना लिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर बाद की जरूरत है। हम करते हैं वो हमें नेक्स्ट इंडेक्स ला देता है, अगर वो -1 नहीं है तो एक्चुअली इसको और इसको स्वैप कर देगा, तो यहाँ बेटा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1, फिर वो आगे चलेगा, वो दोबारा इसको 1 मिल गया, रुक गया, देखा इसने आगे 0 है, जी ये 0 मिल जाएगा, वो इसको स्वैप कर देगा, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1, फिर क्या करेगा, फिर वो आगे जाएगा, ये 1 मिलेगा, 0 ढूंढेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा -1, जिस मोमेंट पे वो -1 रिटर्न करेगा ब्रेक करना, so मतलब we are done with segmentation. Everybody understand? Yes, I will. hence we You have to argue why it is n square. Yes. All right. अब please listen to Azan. क्या अज़ान में कहता है? चलिए इधर लेट्स से ये जानबूझ के हमने 1 1 0 0 0 1 और फिर यहाँ 0, ठीक है? देखिए जी अज़ान में कैसा है? सबसे पहले मैं आप लोग को एक आई साइड पे, और ये मेरा जो है अगेन मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा आई जे ना करें, एस आई रखो, ठीक है, और इसको एंडिंग एल आई कर ई एंडिंग शाबाश। लिसन प्लीज सर, मैंने सबसे पहले चेक किया कि अगर मुझे 0 सर नहीं यार, मेरे सरफराज का है, बस करो हाँ सरफराज ठीक है, उसका नाम फराज है। हाँ क्या सर का नाम फराज है। ये बोलो ठीक, फिर ये सर कहते रहते हैं ना, तो ये तो आधा नाम ज़हन में नहीं रखता है वो नाम जी फराज। बोले सर, अगर मुझे एरे ऑफ si के ऊपर 0 मिल जाता, हाँ। मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास अगर लेफ्ट साइड है ना तो 0 मिल गया, तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, इसको मैंने छेड़ा भी नहीं, और मुझे एंडिंग के एरे ऑफ एंडिंग के ऊपर मुझे 1 मिलता, मतलब अपनी अपनी पोजीशन पे है, 0 अपनी पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे और 1 अपनी पोजीशन पे राइट साइड पे, ठीक है।
ठीक बोलो बोलो ठीक है। अगर मुझे 0 मिल जाता है तो मैं ये करता हूँ SI में प्लस प्लस, फिर ठीक है, SI आगे मूव करेगा। और इधर से अगर मुझे 1 मिल जाता है तो एंडिंग इंटरेस्ट कितना चला रहे हो उसको? यस सर। सर चेक करिएगा ना, मैंने लूप ही ऐसी पोजीशन पे लगाया था कि जब हाफ होगा ना तो ब्रेक हो जाएगा। हाफ लाजमी नहीं, बोला वहां पे 2 मिले, यहाँ पे 3 मिले। बता रहा हूँ। हाँ तो जहाँ पे 1 मिलेगा वहाँ से वो लास्ट से चलाना शुरू करेगा, सर, जहाँ 0 condition- मिलेगा वो स्वैप करेगा। नहीं ये भी नहीं। दोनों सर different कंडीशन चलाते हैं। यही है कि मतलब जब तक 0 मिलती जाएगी तब तक चलता जाए, जब 0 मिलना बंद हो गया ये वहाँ पे रुक जाए, उसको जब तक 1 मिलती जाए वो पीछे आता जाए, जब दोनों रुक जाए तब उनका स्वैप करवा लो। समझ में आएगा? चलो हमजा ये कह रहा है कि देखें, वो कहता है SI इज इक्वल टू 0 करो, ठीक है, और EI इज इक्वल टू S माइनस 1। पहली बात ठीक है, ये हमने शुरू में रखा, ये हमने एंड में रखा। बड़ी खूबसूरत टेक्निक है ये बात याद रखें, इससे ना बड़े मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये करता है, ये देखें यहाँ पे लगाता है वाइल, ये देखें वाइल कहता है ASI जब तक डबल इक्वल टू 0 के बराबर, जब तक उसके बराबर है 0 के बराबर, ठीक है। तो क्या करता है वो ना एक्चुअली SI प्लस प्लस, अब ये लूप खत्म, अब ये लूप खत्म। सर जैसे ही उसको ऐसे पे जब 1 आ जाएगा SI हाँ SI ASI के ऊपर जब 1 आ जाएगा तो वो रुक जाएगा। नरमी ये तो समझ में आया या नहीं आया? जब तक ये 0 मिलता जा रहा है ये आगे बढ़ेगा, और जिस मोमेंट पे इसको 1 मिलेगा ये रुक जाएगा। Agree? अच्छा, इसका मतलब है कि जब हम यहाँ आएंगे तो SI किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? SI एक्चुअली इधर आ चुका है ना? Let me call this SI, ये SI हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब हम EI को मूव करना शुरू करें, ये देखिए while ALI डबल इक्वल टू 1, क्या कर दे? SI माइनस माइनस, ये बात समझ? सॉरी SI माइनस LI सॉरी LI माइनस माइनस, ठीक है। EI कर लो। सॉरी हमने EI किया EI सॉरी EI माइनस माइनस, ठीक हो गया, ठीक है। एवरीबॉडी लिसन, तुम्हें नजर आ रहा है? अच्छा यार प्लीज कोशिश क्या करें कि इस जगह पे ना बैठ करें, यहाँ बैठ करें, जहाँ जगह खाली हो तो यहाँ पर आने चाहिए, यहाँ से नजर सी तरफ नहीं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये ऐसा ही रुका हुआ है उस जगह पे जहाँ पे पहला 1 मिला है, और EI वहाँ रुका हुआ है जहाँ पर उसको पहला 0 मिला, यानी कि इस जगह, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों स्वैप, सो स्वैप, ये स्वैप